स्टोरी की ओपनिंग एक पार्टी से होती है जहां चाइना के सभी अमीर लोग इकट्ठे हुए थे। वहीं हम वैन फैमिली की डॉटर वैन शाओ से मिलते हैं, जिसके खुद के फियांसे फुयान ने उसको यहाँ सबको एंटरटेन करने के लिए बुलाया होता है। ये पार्टी स्पेशली इसलिए रखी हुई थी क्योंकि यहाँ पे फुयान का अंकल फुशन आने वाला था। फुशन की बात करें तो वे बहुत ज्यादा पावरफुल और डेंजरस था, प्लस फू फैमिली का हेड, इसलिए सभी लोग उससे बहुत ही डरते थे। फुशन आता है तो यान बताता है कि ये उसकी फियांसे वैन शाओ है। यान शाओ की बुराई करने लगता है कि वह इतनी खास तो नहीं है, पर इसकी म्यूजिकल स्किल्स काफी अच्छी है, इसलिए बस आपके लिए इसका परफॉर्मेंस रखा है। आई होप आपको पसंद आए। फुशन भी उसको आराम से सुनने लगता है, पर इंस्ट्रूमेंट प्ले करते करते अचानक से स्ट्रिंग टूट जाता है, जिससे सभी हैरान थे कि ये तो अशुभ हो गया। यान फुशन से बोलता है, प्लीज अब गुस्सा मत होना, मैं इस लड़के की ऐसी हालत करूंगा कि ये कभी म्यूजिक प्ले नहीं कर पाएगी, नहीं तो आप पर्सनली इस लड़की को डिसिप्लिन सिखा सकते हैं। तो फुशन गुस्से में उसको घूरने लगता है। फुशन का दोस्त चैंग बोलता है कि तुम अपनी होने वाली वाइफ के लिए बिल्कुल भी रिस्पेक्टफुल नहीं हो, उसे ऐसे सबके सामने ह्यूमिलेट करके फू फैमिली के रेपुटेशन को खराब कर रहे हो। अब तो तुम्हारे अंकल तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। शाओ को वे लोग पार्टी से लेकर जा रहे होते हैं तो शाओ जानबूझकर फुशन से टकराती है, पर फुशन उसको नजरअंदाज करके चुपचाप वहाँ से चला जाता है। सभी लोग बोलने लगते हैं कि लड़की सही में एक नंबर के बेशर्म है, जानबूझकर मिस्टर फू के नजदीक जा रही थी। पर शाओ को देखकर साफ पता चल रहा था कि उसके दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा है। कुछ देर बाद फुशन नोटिस करता है कि उसके पॉकेट में पैंटी है, तो समझ जाता है कि शाओ नहीं रखा है। अब यान पार्टी वाले इंसिडेंट की वजह से बहुत ही गुस्से में होता है और एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था। जब भी शाओ आती है, वे लड़की बोलती है कि आपकी फियांसे आ चुकी है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। यान बोलता है कि डरने की कोई बात नहीं है, ये मुझे कंट्रोल करने की हिम्मत नहीं कर सकती। बेचारे की मॉम बीमार है, ये तो बस ब्राइड मनी का इंतजार कर रही है ताकि अपनी मॉम का इलाज करवा सके। वो तो बस मेरे ग्रैंडपा चाहते थे कि मेरी शादी किसी रिस्पेक्टफुल फैमिली में हो, नहीं तो मैं इस लड़की को देखता भी नहीं। शाओ को सुनकर बहुत ही बुरा लगता है, पर बोलती है कि आप दोनों बेडरूम में जा सकते हैं, यहाँ कोई आपको देख लेगा। यान बोलता है कि मतलब इस लड़के के सामने उसका फियांसे उसे चीट कर रहा है, पर हंगामा करने के बजाय वह इतनी काम है। मुझे समझ नहीं आता कि आखिरकार इस लड़की के दिमाग में चल क्या रहा है, और शाओ के सामने उस लड़की के साथ इंटीमेट होने लगता है। शाओ मन ही मन में सोचती है कि मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि तुम एक नंबर के यूजलेस हो, इसलिए अब मेरा इरादा हाईएस्ट पोजीशन की तरफ जाने का है। मतलब अब वे फुशन को अप्रोच करना चाहती थी। जल्दी फुशन का असिस्टेंट आके बताता है कि मिस्टर फू ने उनके लिए कुछ भेजा है। शाओ ओपन करके देखती है तो उसमें उसी की पैंटी थी। यान शाओ से बोलता है कि कल अंकल के पास जाकर उनसे माफी मांग लेना, और आज पार्टी में जो भी हुआ उनको सही से एक्सप्लेन कर देना। तुम्हें पता है ना कि अंकल कितने खतरनाक हैं, किसी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचते, इसलिए उनको सही से सर्व करना। नेक्स्ट से शाओ फुशन से बात करने आती है, उसे टी सर्व करती है तो यहाँ फुशन उसे टॉन्ट मारने की कोशिश करता है कि उसे उसका इंटेंशन समझ में आ रहा है, पर शाओ इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली थी। यहाँ भी उसको सीड्यूस करने की कोशिश करती है। फुशन पूछता है, क्या तुम सभी के साथ ऐसे ही हो? शाओ कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, बाकी लोग आपके कंपेरिजन में कुछ नहीं है। फुशन बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल्ड हो। शाओ कहती है कि अगर अंकल को मेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं होता तो वे मुझे कब का यहाँ से भगा दिए होते, मैंने सही कहा ना। जल्दी बाहर से फुशन के असिस्टेंट की आवाज आती है कि आपको मिस्टर चैंग ने कल नाइट क्लब में कार्ड्स खेलने के लिए इनवाइट किया है। शाओ सोचती है कि उसे अब यहाँ से जाना चाहिए, यहाँ ज्यादा देर तक रहना ठीक नहीं होगा, और परमिशन लेकर चली जाती है। वापस घर आती है तो यान बहुत ही बेचैन था, पूछता है कि क्या हुआ, अंकल ने माफ कर दिया। शाओ कहती है कि वो अभी भी गुस्से में है, पर मैंने सुना है कि कल वे नाइट क्लब जाने वाले हैं। तो यान नेक्स्ट से शाओ को उसी नाइट क्लब में लेकर आता है। उसका दोस्त पूछता है कि ये तो तुम्हारी फियांसे है ना, क्या तुम सिस्टर इन लॉ को भी कार्ड खेलने के लिए लाए हो? तो यान कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, वैसे कोई आदमी हमें कार्ड सर्व करेगा तो कितना बोरिंग है ना, इसलिए आज तुम्हारी सिस्टर इन लॉ हमें कार्ड सर्व करने वाली है। मतलब यहाँ भी यान शाओ को ह्यूमिलेट करने की कोशिश कर रहा था। अब ना चाह के भी शाओ को उनको कार्ड सर्व करना पड़ता है। जल्दी फुशन और चैंग वहाँ से गुजर रहे होते हैं तो चैंग बोलता है कि अंदर जो लड़की कार्ड सर्व कर रही है, बोलते हैं कि चलो कुछ बड़ा करते हैं। अब यान तो बहुत ही कॉन्फिडेंट था कि वही जीतने वाला है, इसलिए बोलता है कि अगर मैं जीत गया तो मैं डबल दाव लगाने को तैयार हूँ, पर अगर मैं हार गया तो शाओ सबके सामने अपने कपड़े उतारेगी। बाहर से चैंग बोलता है कि तुम्हारा नेफ्यू तो उल्टा अपनी फियांसे पे ही बैट लगा रहा है, ये लड़का सही में बहुत ही बदतमीज है। यान का दोस्त बोलता है, पर क्या सिस्टर इन लॉ इस चीज के लिए तैयार है? यान बोलता है कि ऑफ कोर्स, और शाओ को धीरे से कहता है कि मुझे इम्बेरेस फील मत करवाना, नहीं तो एंगेजमेंट कैंसिल करने में मैं जरा सा भी देर नहीं लगाऊंगा। फिर तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे डैड तुम्हारी मॉम के साथ कैसे डील करेंगे। शाओ को तो बहुत ही गुस्सा आता है, पर देखती है कि बाहर फुशन है, इसलिए उसकी बात मान जाती है। अब गेम स्टार्ट होता है और इस बार यान हार जाता है तो सभी शाओ को ड्रेस उतारने के लिए बोलने लगते हैं।
शाओ अपना स्टॉल हटाती है तो यान का दोस्त बोलता है कि नहीं, ये काउंट नहीं होने वाला। तो शाओ अपनी ड्रेस का एक पीस उतार देती है। यान फिर से हार जाता है तो उसका दोस्त शाओ से दूसरा पीस उतारने को बोलता है। यान कहता है तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। तो शाओ अपनी ड्रेस उतारने जाती है, पर जब ये फुशन आता है तो यान नाटक करने लगता है कि क्या आप भी कार्ड्स प्ले करने आए हैं, ये तो कोइंसिडेंस हो गया, अगर आप जीत गए तो शाओ आपके लिए कुछ भी करेगी। तो फुशन उसके साथ खेलने के लिए रेडी हो जाता है। सभी आपस में बातें करने लगते हैं कि मिस्टर फू तो हमेशा बड़ी चीजों पे दाव लगाते हैं, तो फिर आज ये इन लोगों के साथ क्यों खेल रहे हैं। शाओ कार्ड सर्व करती है तो फुशन जीत जाता है। शाओ कहती है कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। फुशन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम यान को 10 थप्पड़ मारो। तो सभी हैरान थे। चैंग तो समझ जाता है कि एक्चुअली में फुशन यहाँ पे इस लड़की की हेल्प करने आया था। यान बोलता है अंकल आप मजाक कर रहे हैं ना। फुशन बोलता है कि तुम्ही ने कहा था कि अगर मैं जीत गया तो तुम्हारी फियांसे कुछ भी करने को तैयार है। अब यान को उसके आदमी पकड़ लेते हैं। फुशन शाओ से बोलता है क्या हुआ, अब तुम्हें किस चीज का इंतजार है। शाओ यान को धीरे से थप्पड़ मारती है तो फुशन कहता है कि आवाज नहीं आ रही, फिर से मारो। तो शाओ मन ही मन में बहुत ही हैप्पी थी और यान को जोरदार थप्पड़ मारती है। फुशन चैंग से काउंट करने को बोलता है तो शाओ यान को 33 से 10 थप्पड़ मारती है। फुशन यान से बोलता है कि अब मैं बहुत ही हैप्पी हूँ, नेक्स्ट टाइम फिर से खेलते हैं। अब शाओ फुशन के पास आकर हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है। फुशन बोलता है कि मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही थी। शाओ बोलती है कि आपके कहने का क्या मतलब है, मैं समझी नहीं। फुशन बोलता है कि मैंने सब कुछ देख लिया था, तुम जानबूझकर यान को ऐसे कार्ड सर्व कर रही थी जिससे वे हार जाए। तुम्हें शुरू से पता था कि मैं वहीं पर हूँ, तो तुमने जानबूझकर सारा सिचुएशन क्रिएट किया ताकि मैं तुम्हें बचाने आऊँ। मैंने सही कहा ना। शाओ बोलती है कि आपको सब कुछ पता था और फिर भी आप मुझे बचाने आए, इसका मतलब मैं ये समझूं कि आप मेरे लिए कुछ अलग फील करते हैं। फुशन बोलता है कि तुम शुरू से मेरे क्लोज आने का चाल चल रही हो, आखिरकार तुम मुझसे चाहती क्या हो। शाओ को पता था कि फुशन उसकी मॉम के रिगार्डिंग हेल्प कर सकता है, इसलिए जानबूझकर बोलती है कि मैं तो बस आपको चाहती हूँ। उसके हथेली पर अपना फोन नंबर लिखकर बोलती है कि अगर आपको मेरी याद आए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके पास जाकर बोलती है कि अगर कंपनी की जरूरत हो फिर भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अब यान की हालत बहुत ही खराब थी, इसलिए उसकी मॉम शाओ को सुनाने लगती है और उसको पनिश करने जा रही होती है, पर जब भी शाओ के पास फुशन की कॉल आती है तो शाओ डर जाती है। मिसेस फू बोलती है क्या हुआ, कॉल देखकर तुम इतनी नर्वस क्यों हो रही हो, जरा मैं भी तो देखूं कि तुम्हें कॉल कर कौन रहा है। यान बोलता है कि मैं तो शाओ के सभी दोस्तों को अच्छी तरीके से जानता हूँ, तो ये कौन है। मिसेस फू कॉल उठाती है तो बात करते हुए घबराने लगती हैं। यान से बताती है कि तुम्हारे अंकल की कॉल थी, उन्होंने तुम्हें बिजनेस पार्टी में इनवाइट किया है और उन्होंने शाओ को भी लेकर आने को बोला है। तो शाओ बहुत ही हैप्पी थी कि फाइनली उसका प्लान सही काम कर रहा है। यान को यकीन ही नहीं हो रहा था कि अंकल ने उसको माफ कर दिया। उसकी मॉम बोलने लगती है कि पक्का तुम्हारे अंकल तुमसे बहुत ही प्यार करते हैं, जब भी तो शाओ को ऑफेंड करने के बाद भी तुम्हारे अंकल ने शाओ को अपने साथ लेकर आने को बोला है। मिसेस फू शाओ से बोलने लगती है कि तुमने कैसी ड्रेस पहनी हुई है, यान के अंकल को यही लगेगा कि हम तुम्हें सही से ट्रीट नहीं करते, इसलिए अच्छी तरीके से तैयार होकर जाना। मैं नहीं चाहती कि यान का रेपुटेशन खराब हो। शाओ बोलती है कि बिल्कुल मैं अच्छे से तैयार होकर जाऊंगी। अब शाओ रेडी होकर पार्टी में आती है तो फुशन उसको ही देखे जा रहा था। बोलता है कि क्या हुआ, आज तुम कुछ अलग ही ड्रेसअप होकर आई हो। शाओ कहती है क्या हुआ, मुझे ऐसे देखकर कहीं आपका मेरे साथ सोने का मन तो नहीं कर रहा। फुशन कहता है कि कुछ भी कहो, तुम काफी हिम्मत वाली हो, तुम्हारा फियांसे यहीं पर है और फिर भी तुम मुझे अपने साथ सोने के लिए इनवाइट कर रही हो। तुम्हें डर नहीं लगता अगर तुम्हारे फियांसे को पता चल गया तो क्या होगा। शाओ कहती है क्यों, आप इस चीज को छुपा कर नहीं रखने वाले। फुशन कहता है कि तुम्हारा मतलब है कि तुम मुझे अपना सीक्रेट लवर बनाकर अपने पास रखना चाहती हो। शाओ बोलती है क्या हुआ, आप इस चीज के लिए रेडी नहीं है। उससे टच करके बोलने लगती है कि वैसे आपका दिल काफी जोरों से धड़क रहा है, लगता है कि आपको भी ये सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा है। अचानक से लाइट चली जाती है तो यान शाओ को ढूंढने लगता है, पर शाओ उल्टा फुशन से बोलती है कि क्यों ना कुछ एक्साइटिंग करे और उसको अचानक से किस करने लगती है। तो फुशन भी खुद को रोक नहीं पाता और उसको किस करने लगता है। अब यान अंधेरे में शाओ को ढूंढते हुए उनकी तरफ ही आ रहा था। यान दोनों के काफी पास आ चुका था, वैसे ही लाइट आ जाती है पर वहाँ पर सिर्फ फुशन था। यान कहता है क्या आपने शाओ को कहीं देखा है। फुशन बोलता है कि भला मैं उसको क्यों देखूंगा। यान कहता है कि हाँ आपने सही कहा, आप तो काफी बिजी हैं, इसलिए मैं जा रहा हूँ। पता चलता है कि शाओ को डर था कि यान उन्हें देख ना ले, इसलिए उसे होटल रूम की की देकर उसको होटल आने को बोलती है। और फुशन गहरी सोच में डूबा हुआ था तो चैंग बोलता है क्या हुआ, कहीं तुम उसी क्लब वाली लड़की के बारे में तो नहीं सोच रहे, ऐसे पागलपंती करना भी मत, वह तुम्हारे नेफ्यू की फियांसे है। वैसे मैंने नोटिस किया है कि इतने सालों में तुमने किसी भी लड़की को अपने करीब नहीं आने दिया, कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं करते। और फुशन जानने लगता है तो चैंग बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो।
फूशन बोलता है बस अपने नेफ्यू के फियांसे को ढूंढने। तो चैंग कहने लगता है क्या तुम सही में पागल हो चुके हो। और फूशन होटल रूम में आता है तो शाओ बात ले रही थी, पर पता चलता है कि फूशन के आने से पहले ही शाओ जा चुकी थी। तो फूशन को बहुत ही गुस्सा आता है कि वो जानबूझकर उससे पंगा लेने की कोशिश कर रही है। पता चलता है कि एक्चुअली में शाओ की मॉम की तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए शाओ जल्दबाजी में उनको देखने हॉस्पिटल आती है। शाओ अपनी मॉम के वार्ड में आती है तो देखती है कि उसकी मॉम वहाँ पे नहीं है। उसके फादर उल्टा उसके स्टेप मदर के साथ बैठकर टाइम पास कर रहे थे। शाओ अपनी मॉम के बारे में पूछती है तो उसके फादर गुस्सा करने लगते हैं कि मैंने कितनी बार बोला है कि वह औरत तुम्हारी मॉम नहीं है, तुम्हारी मॉम यहाँ तुम्हारे सामने है। उसकी स्टेप मदर नाटक करने लगती है कि आप गुस्सा मत हो, पर उल्टा शाओ को हर्ट करने लगती है। शाओ कुछ बोल भी नहीं सकती थी क्योंकि उसकी मॉम इन लोगों के कब्जे में थी। शाओ बोलती है कि डॉक्टर की कॉल आई थी कि मेरी मॉम बीमार है। उसके फादर बोलते हैं कि तुमने सही कहा, 3 मिलियन लेकर आओ, मैं तुम्हारी मॉम का इलाज करवा दूंगा। क्या हुआ, पैसा नहीं है? तुम यंग मास्टर यहाँ से मांग सकती हो। लगता है तुम अब भी उनका दिल नहीं जीत पाई, मैंने सही कहा ना। वैसे ही यान की कॉल कर सोचती है कि वे क्या थी और अब उसकी लाइफ कैसी हो गई है। यान बोलता है क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही। शाओ को तो बहुत ही गुस्सा आता है, बोलती है कि तुम में इतना स्टेमिना है कि तुम एक राउंड के बाद टिक भी पाओगे। तो यान को सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है, पर शाओ कॉल कट कर देती है। सोचते है कि अब उसे खुद को सेल ही करना है तो वह ऐसे पर्सन को सेल करेगी जो हाईएस्ट पोजीशन पर है, जिसके पास सबसे ज्यादा पावर है। इधर फूशन शाओ की वजह से बहुत ही फ्रस्ट्रेट था, वैसे ही शाओ उसके पास आती है तो फूशन उसे दूर कर देता है। शाओ कहती है क्या हुआ, आप इतने डिस्ट्रैक्ट नजर क्यों आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मेरे बारे में ही सोच रहे थे। फूशन उसको टेबल पर बैठाकर बोलता है कि अभी तक मैं तुम्हारे साथ बहुत ही काम हूँ, पर जिस तरह से तुम जानबूझकर मेरे पास और फिर दूर जाकर मुझे टीज कर रही हो और मुझे अपनी चारों तरफ घुमाने की कोशिश कर रही हो, तुमने क्या मुझे अपना डॉग समझ रखा है। शाओ कहती है कि ऐसा लग रहा है कि शायद उस दिन आप मुझे होटल रूम में ना पाकर नाराज हैं। कोई नहीं, उस दिन का कसर मैं आज पूरा कर देती हूँ। उसे अनबटन करने लगती है तो फूशन उसे रोक लेता है, बोलता है कि सच बताओ तुम मुझसे क्या चाहती हो। शाओ कहती है कि मैं तो बस आपको चाहती हूँ और उसे किस करने जा रही होती है। तो फूशन भी उसकी बातों में आ जाता है, पर जब भी शाओ के पास यान का मैसेज आता है, फूशन कहता है कि एक्चुअली में तुम मुझे नहीं चाहती, तुम तो पैसे चाहती हो। तो तुमने अपने फियांसे से पैसे मांगे थे, उसने मना कर दिया तो तुम मेरे पास आई हो। तुम्हें सही में लगता है कि मैं तुम्हारी बातों में इतनी आसानी से आ जाऊंगा। शाओ बोलती है कि अब आपको सब कुछ पता ही है, तो आप बताओ आप मेरे साथ सोने के बदले मुझे कितने पैसे देने वाले हैं। पर फूशन उसे अलग कर देता है, बोलता है कि तुमने मेरी पेंटिंग खराब की है, इसलिए अब तुम्हें कंपनसेट करना होगा। शाओ कहती है कि वो कैसे। फूशन बोलता है कि अपने कपड़े उतारो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पेंटिंग के लिए कैनवस बनो। शाओ तो बिल्कुल चुप थी, तो फूशन बोलता है क्या हुआ, तुम तैयार नहीं हो। शाओ उसे ऑफेंड नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसकी बात मान जाती है। फूशन उसकी बॉडी पे पेंटिंग बनाने लगता है तो शाओ को बहुत ही अजीब फील हो रहा था। फूशन बोलता है कि एक प्रॉपर कैनवस साउंड नहीं करता, मैं पेंटिंग कर रहा हूँ तो तुम आराम से उसको फील करो। शाओ कहती है क्या आप प्लम ब्लॉसम की पेंटिंग बना रहे हैं, तो फूशन उसे इम्प्रेस था। शाओ नोटिस करती है कि यान आ रहा है तो जाने की कोशिश करती है, पर फूशन उसे जाने नहीं देता। यान अंदर आता है तो उनको ऐसा देखकर हैरान था, पर उसे लगता है कि फूशन किसी और लड़के के साथ है तो माफी मांगने लगता है कि मैं तो बस शाओ को ढूंढ रहा था, आई एम सॉरी जो मैंने आपको डिस्टर्ब किया, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। फूशन शाओ से बोलता है कि तुमने सुना, वे कंटिन्यू करने के लिए बोल रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। यान बोलता है कि ये लड़की तो अच्छी है, मेरी फियांसे की तरह नहीं जिसको टच करने का भी मन नहीं करता। फूशन सोचता है कि मतलब यान और शाओ के बीच में अभी तक कुछ नहीं हुआ, मतलब शाओ पहली बार मेरे साथ ही सोना चाहती थी। यान बोलते है कि पता नहीं मुझे लड़की को शाओ जैसे दिख रही है, इसलिए देखने के लिए टर्न होता है, पर फूशन गुस्से में उसको बाहर जाने को बोलता है तो यान डर के मारे वहां से भाग जाता है। फूशन कहता है कि पेंटिंग फैल चुकी है, इसलिए उसको उठने को बोलता है। शाओ कहती है कि आप कहीं और पेंटिंग बना सकते हैं। फूशन उसके करीब आता है तो शाओ को लगता है कि वो उसको किस करने आ रहा है, पर फूशन उसे मेडिसिन अप्लाई करता है क्योंकि शाओ के फादर ने उसको थप्पड़ मारा था, और बोलता है कि अगर तुम किसी को सीड्यूस करना चाहती हो तो तुम्हारे हाथ ऐसे शेक नहीं करने चाहिए। शाओ सोचते है कि मतलब फूशन को पता चल गया कि मैं इस वक्त नर्वस हूँ। शाओ डायरेक्ट बोलती है कि ठीक है आपको पेंटिंग नहीं करनी तो मत करो, पर मुझे पैसों की जरूरत है और बदले में मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। फूशन कहने लगता है कि आखिरकार तुम पैसों के लिए इतनी डेस्परेट क्यों हो। शाओ बता देती है कि उसकी मॉम बीमार है और मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए पैसों की जरूरत है। शाओ मनी मन में सोचती है कि अब फूशन क्या करेगा, क्या यान की तरह मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा या मेरे फादर की तरह मुझे कंट्रोल, चाहे जो भी हो पर मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली। पर फूशन बोलते है कि मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है इसलिए तुम जा सकती हो, तो शाओ चुपचाप वहाँ चली जाती है। शाओ सोचती है कि फूशन ने भी पैसे देने से मना कर दिया, अब मैं क्या करूँ। वैसे ही मनी ट्रांसफर का मैसेज आता है तो फूशन को कॉल करके पूछती है कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं और आपने पेंटिंग करने से भी मना कर दिया, तो ये पैसे क्यों। शाओ के दिमाग में यही चल रहा था कि अब फूशन उसे क्या चाहता है, पर फूशन बोलता है कि तुमने फर्स्ट टाइम मुझे सच बोला
शाओ बोलती है क्या इसी की वजह से, पर शायद बैक स्टोरी कुछ और ही थी जो हमें कुछ देर में पता चलेगा। इधर यान सोच रहा था कि अंकल के पास जो लड़की थी बिल्कुल शाओ जैसे दिख रही थी। अब यान नशे में घर आता है तो एक लड़की उसे अपने पास बुलाती है। वे लड़की बिल्कुल शाओ की तरह ड्रेस अप पकड़ आई थी, तो यान को लगता है कि वह शाओ है। ये बोलता है कि फाइनली तुम मुझे अपना बनाने के लिए तैयार हो गई, और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है तो कोई छुपके से उनकी वीडियोस बना लेता है। इधर शाओ सोच रही थी कि उसने अपने फादर को पैसे ट्रांसफर भी कर दिए, फिर भी उन्होंने उसकी मॉम से रिलेटेड अभी तक कोई भी न्यूज नहीं दी। शाओ को पता था कि फुशन ही वो पर्सन है जिसका इस्तेमाल करके वे अपनी मॉम को अपने फादर के जंगल से निकाल सकती है, इसलिए उसे फुशन के साथ बना के रखना था। ये जल्दी मिसेस फू गुस्से में आकर यान की वीडियो दिखाती है जिसे किसी ने न्यूज में पब्लिश कर दिया था। शाओ कहती है कि यान अभी यंग है, उनसे गलती हो गई होगी, इसलिए प्लीज आप काम हो जाइए। यान की मोम उल्टा शाओ को सुनाने लगती हैं कि मेरा यान तो अभी छोटा है, इसलिए उससे गलती होना नॉर्मल है, पर तुम तो यान की होने वाली वाइफ हो, तुम्हें उसको हैप्पी रखना चाहिए। इस न्यूज की वजह से फू फैमिली की कितनी बदनामी हो रही है। यान के बारे में पूछती है तो मेड बताती है कि यंग मास्टर क्लब में मिस्टर ही के साथ पार्टी कर रहे हैं। मिसेस फू परेशान हो जाती है कि अगर यान के अंकल को पता चलेगा कि यान अपने काम को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है तो कहीं वे अपने शेयर्स वापस न ले लें। शाओ जानने लगती है तो मिसेस फू कहती है कि यान मिस्टर ही के साथ पार्टी कर रहा है, मिस्टर ही काफी पावरफुल है, इसलिए उनको प्रोवोक मत करना, बस आराम से यान को वापस घर लाने की कोशिश करना। अब यान उसी आदमी मिस्टर ही के साथ पार्टी कर रहा था तो वे आदमी वेट्रेस को परेशान करने में लगा हुआ था। शाओ आती है तो मिस्टर ही बोलने लगता है कि ये लड़की कौन है, दिखने में काफी सुंदर लग रही है। यान बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। शाओ कहती है कि मैडम ने मुझे आपको घर ले जाने के लिए भेजा है। मिस्टर ही बोलता है कि अच्छा तो ये तुम्हारी फियांसे है। यान तो जानबूझकर शाओ को दिखाने के लिए उस लड़की के साथ एंजॉय करने लगता है। शाओ बोलती है कि मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ, आपकी पार्टी खत्म हो जाए तो मुझे बुला लेना। शाओ जा रही होती है तो वेट्रेस आकर बोलने लगती है कि मैं बस एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, बस मैं थोड़ा पैसे अर्न करने के लिए यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करने आई थी, पर मिस्टर ही मुझे उन्हें सर्व करने के लिए बोल रहे हैं, प्लीज आप मेरी हेल्प करो। मिस्टर ही उस लड़की से बोलते हैं तुम्हें सुनाई दे रहा, चुपचाप मेरे पास आओ। अब शाओ मिसेस फू की बातें सोचने लगती है कि उसे मिस्टर ही को ऑफेंड करे बिना यान को वापस घर लाना है, तो शाओ उस लड़की से बोलती है कि माफ करना, मुझे यहाँ जाना होगा। मिस्टर ही उस वेटर से बोलने लगता है कि यहाँ उस लड़की का फियांसे फुल टू किसी और लड़की के साथ एंजॉय कर रहा है और फिर भी उस लड़की ने कुछ नहीं बोला, तो तुम्हें लगा भी कैसे कि वह तुम्हारी हेल्प करेगी, आज रात तो तुम्हें मेरे साथ सोना ही पड़ेगा। वैसे ही शाओ आती है, बोलती है कि मैडम ने आपको गिफ्ट देने के लिए कहा था, आई एम सॉरी मैं आपको देना भूल गई। मिस्टर ही बोलता है कि कैसा गिफ्ट, तो शाओ वाइन का बॉटल हिट करके उस लड़की को वहाँ से लेकर भाग जाती है और उस लड़की को जल्दी से यहाँ से जाने को बोलती है, पर तब तक मिस्टर ही और उसके आदमी शाओ को चारों तरफ से घेर लेते हैं। शाओ बोलती है कि माफ करिएगा, पर वह लड़की काफी यंग थी, आपको सही से सर्व नहीं कर पाती। यान भी डरा हुआ था, इसलिए बोलता है कि हाँ शाओ सही कह रही है। मिस्टर ही बोलते है कि ठीक है, फिर तुम उसके प्लेस पर मुझे सर्व करोगी। यान रोकने आता तो मिस्टर ही बोलता है क्या हुआ, तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन है। यान उसको ऑफेंड नहीं करना चाहता था, इसलिए आराम से बोलता है कि मेरी फियांसे थोड़ी गुस्सैल टाइप की है, मुझे नहीं लगता कि वे आपको सही से सर्व कर पाएगी। मिस्टर ही बोलता है कि क्या बात है, मुझे तो ऐसे लड़कियां और ज्यादा पसंद है। शाओ को थप्पड़ मारता है तो शाओ बोलती है कि तुम्हें आइडिया नहीं है कि मेरे साथ ऐसा करने का अंजाम क्या हो सकता है। मिस्टर ही बोलते है कि अच्छा क्या होगा, तुम्हारे फियांसे यंग मास्टर यांग तो यहाँ चुपचाप खड़े हैं, अगर मैंने यान के सामने तुम्हारे साथ कुछ किया भी फिर भी यान कुछ नहीं बोलने वाला, वैसे मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ देखकर हैप्पी थी। मिस्टर ही बोलने लगता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। फूशन गुस्से में पूछने लगता है कि शाओ को किसने टच किया। यान डर के मारे अब भी कुछ नहीं बोल रहा था, तो शाओ मिस्टर ही के सामने नाटक करने लगती है, प्लीज मुझे मत मारो। मिस्टर ही डर के मारे बोलने लगता है कि मैं तो बस मिस वैन के साथ मजाक कर रहा था, पर फूशन गुस्से में बोलता है कि जिस हाथ से इस आदमी ने शाओ को टच करने की हिम्मत की है वह हाथ काट डालो। मिस्टर ही बैक करने लगता है, पर फूशन चुपचाप शाओ को उठाकर लेकर जाने लगता है। शाओ मिस्टर ही से बोलती है कि बस मैं इसी अंजाम की बात कर रही थी। यान सोचता है कि आखिरकार अंकल शाओ को लेकर इतने प्रोडक्टिव कब से हो गए। फूशन शाओ को होटल लेकर आता है और गुस्सा करने लगता है कि तुम खुद को ज्यादा स्मार्ट नहीं समझती। शाओ बोलती है क्यों, आज मैंने स्मार्टनेस वाला काम नहीं किया गया। फूशन बिल्कुल चुप हो जाता है। शाओ उसे टच करती है तो फूशन उसका हाथ पकड़कर बोलता है कि अगर तुम ऐसे ही करती रही तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। उसे किस करने जाता है तो शाओ बिल्कुल चुप थी। फूशन बोलता है कि मैं तुम्हें किस करने जा रहा हूँ और तुम मना भी नहीं कर रही। उसके साथ इंटीमेट होने लगता है तो शाओ उसको ऐसे करने से मना करती है, तो फूशन उससे अलग हो जाता है। बोलता है कि तुमने खुद को डेंजर में डालकर अचानक से मुझे मैसेज कर दिया, अगर मैं नहीं आता तो। शाओ बोलती है कि मुझे पता था आप जरूर आएंगे। उसे किस करने जाते तो फूशन उसे आराम करने को बोलकर जाने लगता है। शाओ कहती है क्यों, आप यहाँ पे नहीं सोएंगे। फूशन बोलता है कि वह दूसरे रूम में सोने जा रहा है।
शाओ कहती कि वैसे मेरा क्वेश्चन है, मैंने कितनी बार आपको सीरियस करने की कोशिश की, फिर भी आप कभी मेरे साथ नहीं सोए। ऊपर से मैंने सुना है कि कितने साल हो गए आपने किसी भी लड़की को अपनी लाइफ में नहीं आने दिया और ना ही आप फन करने के लिए क्लब जाते हैं। वैसे आपको देखकर भी नहीं लगता कि आपको लड़कों में इंटरेस्ट होगा, तो कहीं आप इम्पोर्टेंट तो नहीं है। तो ये सुनते ही फूशन अपने कपड़े उतारते हुए बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम इंजर्ड हो तो मैं तुम्हें रेस्ट करने दूं। शाओ कहने लगती कि सॉरी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। पर फूशन कहता है कि शायद तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बाद में फूशन शाओ से पूछता है कि तुम बिना सोचे समझे उस स्ट्रेंजर लड़की को बचाने चली गई, ऐसा क्यों? शाओ कहती है कि उस लड़की को देखकर मुझे अपने पुराने दिनों की याद आ गई, जैसे उस लड़की में मैं खुद को देख रही थी। जब मैं स्कूल टाइम में थे तो मेरे फादर के बुलाने पर मैं क्लब गई, तो मेरे फादर के एक दोस्त ने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की। मुझे पता चला कि एक्चुअली में मेरे फादर उस आदमी को मुझे सेल करना चाहते थे, इसलिए मैं उस आदमी को हट करके वहाँ से भाग गई। पर सोचे हुए सारे आदमी मुझे जैसी छोटी सी लड़की का पीछा कर रहे थे और फिर भी मैं उन सबको चकमा देकर एक रूम में छुप गई। सही में सब कुछ बहुत ही मजेदार था। फूशन बोलता है कि तुम हंसना बंद करो। शाओ माफी मांगती है, बोलती है कि मैं तो बस फनी स्टोरी सुना रही थी ताकि आपका मूड लाइट कर सकूं। फूशन बोलता है कि अपने पेन को ऐसे जोक्स बनाकर दूसरों को सुनाने की जरूरत नहीं है। शाओ बोलती है कि ठीक है, मैं समझ गई। फूशन बोलता है क्या उस दिन का तुम्हें कुछ और भी याद है? शाओ कहती है कि नहीं और पास्ट के बारे में सोचकर बोलती है कि मैं उन चीजों को याद भी नहीं करना चाहती। फूशन बोलता है कि तुम उस चीज को याद ना रखो, वही सही है। बाद में फूशन शाओ को देखकर सोच रहा था कि शाओ पहले से कितनी बदल चुकी है। जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी तो शाओ बहुत ही अलग थी। पता चलता है कि उस क्लब इंसिडेंट के दौरान जब शाओ उन आदमियों से बचने के लिए एक रूम में आकर छुप जाती है तो उस रूम में फूशन भी मौजूद था। फूशन को भी कुछ लोग चेस कर रहे थे, इसलिए फूशन उसको शोर मचाने से मना करता है। पता चलता है कि फूशन के अंकल उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़े थे। उसका आदमी बोलता है कि यंग मास्टर को गोली लगी है, इसलिए वे ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाएंगे। फूशन का अंकल गुस्से में था कि फूशन ने उसके चेहरे को खराब कर दिया। उसे कैसे भी करके फू फैमिली के हेड पोजीशन को अपने हाथों में लेना था, इसलिए कैसे भी करके फूशन को ढूंढकर उसे मारने को बोलता है। इधर शाओ देखती है कि फूशन की कंडीशन काफी खराब है। ऊपर से सुनती है कि वे लोग फूशन को ढूंढते हुए इसी तरफ आ रहे हैं, इसलिए बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बाहर जाती है तो उसका हेयर टाई वहीं पे गिर जाता है, जिसे फूशन ने अभी तक संभाल के अपने पास रखा हुआ था। शाओ उन लोगों के सामने नाटक करती है कि उसने एक इंजर्ड आदमी को भागते हुए देखा है। उन्हें जानबूझकर दूसरी तरफ लेकर जा रही होती है तो सामने से वही आदमी आते हैं जो शाओ का पीछा कर रहे थे। अब शाओ अपने स्मार्टनेस से उन दोनों गैंग के बीच में फाइट करा के वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। अब शाओ को नाइटमेयर आता है कैसे उस इंसिडेंट के बाद उसे एक डार्क रूम में लॉक कर दिया गया था, तो वे डर के जग जाती है। पर अब भी उसे फूशन के बारे में बिल्कुल भी याद नहीं था। शाओ हैप्पी थी कि फाइनली वह फूशन के साथ है, मतलब उसका प्लान सही काम कर रहा है। फूशन चैंग से बात कर रहा था। चैंग बोलता है कि हमने तुम्हारे अंकल को पर्सनली जेल भिजवाया था, पर वे आदमी वहाँ से बच के निकल चुका है, इसलिए थोड़ा संभल के रहना। उसके फेस पर निशान तुम्हारा दिया है, इसलिए वे तुम्हारे पास रिवेंज लेने के लिए पक्का आएगा। फूशन देखता है कि शाओ नंगे पांव घूम रही है तो उसको बहुत ही प्यार से उठाकर स्लीपर्स पहनाता है। शाओ सोचती है कि फूशन दुनिया के सामने इतना रूथलेस है, पर यहाँ उसके सामने नील और होकर बैठा हुआ है। फूशन शाओ से बोलता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा और उसे ब्रेकफास्ट करने को बोलता है। शाओ खाना खाने जाती है तो उसके बाल बार बार चेहरे पे आ रहे थे, तो फूशन अपने हाथों से उस हेयर टाई को निकालकर शाओ के बाल बांधने जाता है। शाओ कहती है तो आपके पास लड़कियों के स्टफ्स हैं। फूशन सोचता है क्या शाओ को कुछ भी याद नहीं है। शाओ कहती है वैसे लड़कियों का सामान आपके पास क्या कर रहा है। फूशन उसको बताने जा रहा होता है, पर जब भी शाओ कहती है कि कोई नहीं, मुझे आपके पास से कोई फर्क नहीं पड़ता। शाओ तो इस वक्त जेलस थी, इसलिए बोल देती कि वैसे भी हम दोनों एक दूसरे के लिए कौन से सीरियस हैं। फूशन को सुनकर अच्छा नहीं लगता, इसलिए बोलता है कि तुम अपने आप ही घर चल जाना, मुझे कुछ काम है। शाओ सोचते है कि इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है, मैंने कौन सा गलत बोला। बाद में शाओ घर आती है तो यान बोलता है कि तुम पूरी रात बाहर थी, आखिरकार तुम कर क्या रही थी। देखता है कि उसके कपड़े चेंज हैं, तो बोलता है क्या तुम अंकल के साथ सोकर आई हो। तो शाओ उससे बकवास बंद करने को बोलती है। यान कहता है फिर कल रात अंकल तुम्हारी साइड क्यों ले रहे थे। शाओ बोलती है कि वे बस फू फैमिली की डिग्निटी के लिए मुझे डिफेंड कर रहे थे, पर तुमने क्या किया, हमारी शादी होने वाली है, पर तुम चुप चुप साइड में खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। अगर ये सारी बातें बाहर चली जाएगी तो सोचो तुम्हारे रेपुटेशन की धज्जियां उड़ जाएगी। तो हान गुस्से में उस पर हाथ उठाने जाता है, पर खुद ही रुक जाता है। ये बोलता है कि अगर तुम और अंकल सो भी गए तो क्या, पता नहीं कितनी सारी लड़कियां अंकल के साथ सोना चाहती हैं। तुम्हें लगता है कि वे तुम जैसी लड़की को पसंद करेंगे? वैसे भी तुम्हें पसंद करने लायक है क्या? सबको पता है कि तुम मेरी फियांसे हो, तो अंकल तुम्हें अपनी लाइफ में लाकर अपने रेपुटेशन को खराब करना थोड़ी चाहेंगे। इसलिए तुम ज्यादा सपना देखना बंद करो, क्योंकि तुम अंकल तक नहीं पहुंच पाओगी। और उसे जल्दी से ड्रेस चेंज करके नीचे आने को बोलता है, क्योंकि फूशन डिनर पे आने वाला था।
शाओ भी सोचते हैं शायद यान सही बोल रहा है, भला फूशन जैसा हायर पोजीशन वाला पर्सन मुझ जैसे लड़के से प्यार क्यों ही करेगा जो किसी मोटिव से उसके साथ है। बाद में सब डिनर कर रहे होते हैं तो मिसेस फू यान और शाओ की तरफ से फूशन से माफी मांगती हैं, पर फूशन तो अभी भी यान की हरकतों की वजह से बहुत ही गुस्से में था। यान बोलता है कि कल आपने शाओ की हेल्प की, आप मेरी और शाओ की इतनी फिक्र करते हैं तो आपको हमारी वेडिंग में आना होगा। तो फूशन वेडिंग के बारे में सुनकर हैरान था। मिस शन बोलते हैं कि हाँ नेक्स्ट मंथ दोनों की वेडिंग है। फूशन बोलता है तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी वेडिंग अटेंड करने आऊँ? यान बोलने लगता है कि ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ। फूशन कहता है कि मैं तुमसे नहीं शाओ से पूछ रहा हूँ। शाओ यान की बातों को सोच रही होती है कि अंकल तुम जैसी लड़की को भला पसंद क्यों ही करेंगे। शाओ बोलती है क्या आप हमारी वेडिंग अटेंड करने आएंगे? शाओ मन ही मन में सोचती है अगर फूशन ने मना कर दिया इसका मतलब वे मेरे लिए कुछ भी फील नहीं करते। फूशन को बहुत ही गुस्सा आता है कि वह किसी और से वेडिंग करने जा रही है, इसलिए बोलता है कि मैं बिजी हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं वेडिंग अटेंड करने आ पाऊंगा। यान कहता है कि अब तुमने देख ही लिया अंकल की लाइफ में हम जैसों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। बाद में शाओ खुद को शीशे में देखकर सोच रही होती है कि तुमने सोच भी कैसे लिया कि फूशन के दिल में तुम्हारे लिए कोई इंपॉर्टेंट प्लेस है। बाद में शाओ फूशन के अंकल को देखती है तो सोचती है कि आदमी उसे इतना फैमिलियर क्यों दिख रहा है। उसे याद आता है कि फूशन भी किसी स्कार्स वाले पर्सन की बात कर रहा था। समझ जाती है कि फूशन किसी मुसीबत में है, इसलिए कॉल करके बताने जा रही होती है, लेकिन फिर सोचती है कि यही एक चांस है कि वह फूशन के थ्रू अपनी मॉम को वैन फैमिली के कैद से बाहर निकाल सकती है। इसलिए फूशन के अंकल के पास जाकर फूशन से बात करने का नाटक करती है। हस्बैंड आप मुझे लेने क्यों नहीं आ रहे हैं? मैं पार्किंग लॉट में आपका इंतजार कर रही हूँ। फूशन का अंकल समझ जाता है कि लड़की फूशन के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए उसको किडनैप कर लेता है। दूसरी तरफ चैंग को शॉक लगता है, बोलता है कि तुम शाओ के साथ ऑलरेडी सो चुके हो और फिर भी वे उस यूजलेस आदमी से शादी करने जा रही है। मतलब वे बस तुम्हारे साथ शादी से पहले फन कर रही थी, वे तुम्हारे लिए कोई सीरियस वेरियस नहीं है। वैसे कांग्रेचुलेशन, अभी तक तुम लड़कियों को रिजेक्ट करते हुए आ रहे थे पर इस बार एक लड़की ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। फूशन का तो मूड बहुत ही ऑफ था। चैंग बोलता है क्या हुआ, तुम शाओ के लिए सीरियस तो नहीं हो? जल्दी फूशन को पता चलता है कि शाओ किसी ट्रबल में है तो सुनते ही वहाँ चला जाता है और चैंग समझ जाता है कि सही में फूशन उस लड़की से प्यार करने लगा है। अब फूशन भाग कर आता है तो देखते है कि शाओ उसके अंकल के कब्जे में है। उसका अंकल बोलता है कि तुम इतना नर्वस क्यों दिख रहे हो, मतलब ये लड़की तुम्हारे लिए सही में इम्पोर्टेंट है। फूशन को हैंड रेस करने को बोलता है तो फूशन वैसा ही करता है। उसका अंकल बोलता है कि फाइनली इतने सालों बाद अब तुम्हारी भी कोई कमजोरी है। शाओ फूशन को यहाँ जाने को बोलती है पर फूशन का अंकल उसे मारने की धमकी देता है। फूशन से बोलता है कि आज मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इस लड़की के लिए कितना हद पार करने को तैयार हो। उसे नील डाउन होने को बोलता है तो फूशन वैसा ही करता है। फूशन बोलते है कि तुम इस लड़की को जाने दो, मैं बदले में तुम्हें कुछ भी देने को तैयार हूँ। उसका अंकल बोलते है कि ठीक है, अब अपने फेस पर वैसा ही निशान बनाओ जैसा मुझे दिया था। अब शाओ खुद के चेहरे को खराब करने जा रहा होता है। शाओ ने सोचा नहीं था कि बात यहाँ तक पहुंच जाएगी, इसलिए उसके अंकल को पुश करके भागने की कोशिश करती है और फूशन अचानक से अपने अंकल को स्टेप करके शाओ को रेस्क्यू करने लगता है। शाओ देखती है कि वह आदमी फूशन को शूट करने जा रहा है तो खुद ही फूशन के सामने आ जाती है। अब ये सब देखकर उसका अंकल वहाँ से भाग जाता है। शाओ बोलती है कि अगर मैं जिंदा बची तो हम दोनों एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट रहेंगे। शाओ को लगता है कि शायद उसका आखिरी समय आ चुका है, इसलिए फूशन से बोलती है प्लीज तुम मेरी मॉम को बचा लेना। फूशन बोलता है कि बिल्कुल नहीं, अगर तुम मर गई तो तुम्हारी मॉम लाइफ टाइम वैन फैमिली में ही कैद होकर रहने वाली हैं, इसलिए मरने के बारे में सोचना ही मत। पर शाओ अचानक से बेहोश हो जाती है तो फूशन बहुत ज्यादा डर जाता है। बाद में चैंग को इस बारे में पता चलता है तो भाग के हॉस्पिटल आता है। असिस्टेंट बताता है कि अंदर मिस वैन का ऑपरेशन चल रहा है और प्रेसिडेंट कल रात से यहीं पे बैठे हुए हैं, आराम करने का नाम भी नहीं ले रहे। चैंग बोलता है कि तुम्हें देखकर पता नहीं चल रहा वह इस वक्त किसी की बात नहीं सुनने वाला, इसलिए उसे कुछ पल के लिए अकेले छोड़ दो। फूशन मन ही मन में सोच रहा होता है कि तुम तो बस मेरे साथ खेल रही थी तो तुमने मेरे लिए अपनी लाइफ को रिस्क में क्यों डाला? अभी तो एक बार हमें साथ होने का चांस मिला था, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? थोड़ी देर बाद आके डॉक्टर बताता है कि मिस वैन आउट ऑफ डेंजर हैं, पर इस वक्त मेडिसिन की वजह से बेहोश हैं, होश में आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। बाद में शाओ होश में आते तो देखती है कि फूशन उसी के पास बैठा हुआ है। फूशन उसको होश में देखकर बहुत ही हैप्पी था, बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब एक वीक निकल चुका था और शाओ काफी रिकवर कर चुकी थी, पर फूशन उसे आराम करने को बोलता है, कहता है किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता सकती हो। पर शाओ अचानक से उसे किस कर लेती है। फूशन से बोलती है सच बताना, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? फूशन कहता है कि हाँ, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ और उसे किस करने लगता है। इधर यान अपनी मॉम के साथ शाओ को देखने आ रहा था। उसकी मॉम बोलती है कि अब तो और अच्छी बात है कि शाओ ने तुम्हारे अंकल की जान बचाई है, अब तुम्हारे अंकल का हमें पूरा सपोर्ट मिलेगा। पर यान तो कहीं खोया हुआ था। उसकी मॉम बोलती है क्या हुआ, तुम्हें शाओ की फिक्र हो रही है कि वह इंजर्ड हो गई, ज्यादा मत सोचो, पता नहीं कितनी लड़कियां तुम्हारे अंकल के लिए गोली खाने को तैयार रहती हैं, सही है कि ये काम शाओ ने किया है। यान बोलते हैं कि ऐसी बात नहीं है, पर पता नहीं मुझे अंदर से फीलिंग्स आ रही है जैसे मैं शाओ को कहीं खो ना दूं। उसकी मॉम बोलती है कि ऐसा नहीं है, वे लड़की अपने फादर के कंट्रोल में है
उसके पास तुम्हारे साथ शादी करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। यान बोलता है, अब सच बोल रही हैं। जो भी हो, अब से मैं शाओ के साथ अच्छे से रहने की कोशिश करूंगा ताकि शाओ हमेशा मेरे ऊपर डिपेंड रहे। ये दोनों अंदर आते हैं तो अंदर का नजारा देखकर हैरान थे कि शाओ और फुशन एक दूसरे को किस कर रहे हैं। यान तो गुस्सा करने लगता है तो फुशन दिखाने के लिए और शाओ को किस करता है। मिसेस फू बोलने लगती है, तुम क्या कर रहे हो, ये तुम्हारी नेफ्यू की फियांसे है। फुशन यान से बोलता है कि मैं तुम्हें बताना भूल गया, शाओ तुम्हारी आंट है। तो यान समझ जाता है कि शुरू से अब तक वे दोनों एक दूसरे के साथ थे। बोलता है कि मतलब आप दोनों मुझे अब तक अंधेरे में रखते हुए आ रहे थे। फुशन से कहता है कि आपको कोई भी लड़की मिल सकती थी, पर मेरी फियांसे ही क्यों। फुशन बोलता है कि तुम्हारी फियांसे जो अपनी फियांसे को सबके सामने एंटरटेन करने के लिए फोर्स कर रहा था, उसे सबके सामने ड्रेस उतारने के लिए बोल रहे थे। कोई उसको ह्यूमिलेट कर रहा था तो चुपचाप खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। यान बोलते हैं कि वे सब बस मेरी इमेच्योरिटी थी, पर मैं अब से शाओ को सही से ट्रीट करूंगा। शाओ सिर्फ मेरी है, इसलिए आप मुझे शाओ को वापस दे दो। तो उसकी मॉम ये सब बोलने से मना करती हैं। उसकी मॉम फुशन को ऑफेंड नहीं करना चाहती थी, इसलिए यान पे गुस्सा करने लगती हैं कि एक लड़की के ऊपर अपने अंकल को ऑफेंड करना चाहते हो। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो बीच में इंटरफेरेंस मत करो। यान बोलते हैं कि नहीं, ये सच नहीं है। शाओ से कहता है, सच बताओ, क्या अंकल ने तुम्हें सब कुछ करने के लिए फोर्स किया है? तुम एक दूसरे से प्यार नहीं करते ना? शाओ कहती है कि नहीं, तो यान खुश हो जाता है। पर शाओ बोलती है कि अभी मुझे एहसास हुआ कि मैं फुशन से बहुत प्यार करती हूँ। तो यान शाओ पे गुस्सा करने लगता है कि पॉसिबल नहीं हो सकता। मिसेस फू यान की तरफ से माफी मांगती हैं और दोनों को उनकी हैप्पी लाइफ के लिए विश करके यान को अपने साथ लेकर चली जाती हैं। शाओ फुशन से बोलती है कि अब तो सबको पता चल गया कि आप सिर्फ मेरे हैं, और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही हैप्पी थे। बाद में फुशन शाओ को अपने घर लेकर आता है। शाओ देखती है कि फुशन ने उसके लिए बहुत सारी ड्रेसेस और एक्सेसरीज मंगवाई हैं, तो फुशन से कहने लगती है कि आप सभी लड़कियों को ऐसे ही इम्प्रेस करते हैं। हाउसकीपर बोलती है कि ऐसा नहीं है, आप पहली लड़की हैं जिसे मिस्टर फू अपने घर लेकर आए हैं। ऊपर से फुशन को स्माइल करते हुए देखती है तो बोलती है कि हम पहली बार मिस्टर फू को ऐसे स्माइल करते हुए देख रहे हैं। तो फुशन और शर्माने लगता है, बोलता है कि तुम उन लोगों की बातों पर गौर मत करो, और उसे बहुत ही प्यार से उठाकर बेडरूम में लाता है। उसके साथ इंटीमेट होने जाता है तो शाओ कहती है कि वैसे ये सारा सामान मुझे इम्प्रेस करने के लिए लाए थे। फुशन बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ, और उसे किस करने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। बाद में फुशन बोलता है कि तुम कब से अकेले ही सफर करते हुए आ रही हो, अब तुम बस मुझ पे ही रिलाई रहना, मैं तुम्हें दोबारा से नहीं खोना चाहता। अब ये सुनकर शाओ को याद आता है कि कैसे उसके फादर उसकी मॉम को बुली किया करते थे। उसकी मॉम शाओ से बोलते हैं कभी तुम किसी पर रिलाई मत होना, तुम्हें बस खुद पर डिपेंड रहना है, तुम किसी से कोई उम्मीद मत करना। अब सब कुछ सोचकर शाओ डर जाती है। तो फुशन बोलता है क्या बात है? शाओ बोलती है तुमने सिंड्रेला की स्टोरी सुनी है, वहाँ तो उसकी स्टेप मदर बुली किया करती थी, पर इस सिंड्रेला के दुश्मन उसके खुद के फादर थे। पहले मेरे डैड ने मेरी मॉम से पैसों के लिए शादी की और फिर घर की मेड के साथ उन्होंने मेरी मॉम को चीट किया। मेरी स्टेप मदर, मेरी स्टेप सिस्टर मुझे सब बुली किया करते थे, यहाँ तक कि उनके साथ मैं बैठकर भी कुछ खा नहीं सकती थी। मेरी बोलते हैं कि चुपचाप घर आओ, नहीं तो अपनी मॉम को कभी देख नहीं पाओगी। शाओ फुशन से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि सिंड्रेला को ड्रैगन उसके घर लेकर चले और सभी बुरे लोगों को पनिश करे जिन्होंने उसे और उसकी मॉम को बुली किया है, और उसकी मॉम को वहाँ से बचा कर लाए। फुशन कहता है कि तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, तुम मुझ पर हमेशा रिलाई कर सकती हो। शाओ वैन हाउस आती है तो उसके फादर गुस्सा करने लगते हैं कि अगर तुम दिया लेकर भी ढूंढती तो तुम्हें यंग मास्टर यान जैसे हस्बैंड नहीं मिलता, पक्का तुम छुपके छुपके किसी और आदमी के साथ चक्कर चला रही होंगी, इसलिए फू फैमिली ने तुम्हें फू हाउस से निकाल दिया। ऊपर से उसके स्टेप मदर भी आग लगाने की कोशिश करती है। शाओ अपनी मॉम के बारे में पूछती है तो उसके फादर बोलते हैं कि अगर तुम्हारी मॉम मरी तो उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होंगी, इसलिए फू हाउस में जाकर एंगेजमेंट कैंसिल करने से मना करने के लिए रिक्वेस्ट करो। उसके स्टेप सिस्टर भी बोलने लगती है, मुझे पता है फू फैमिली में नील डाउन होकर माफी मांगना काफी ह्यूमिलेशन की बात है, पर आपकी मॉम की लाइफ का सवाल है, और छुपके छुपके उसको हर्ट करने लगती है। शाओ कहती है कि वो फू फैमिली जाकर माफी मांगने को तैयार है, पर एक बार वे अपनी मॉम से वीडियो कॉल पे बात करके कंफर्म करना चाहती है कि उसकी मॉम ठीक है या नहीं। उसके फादर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम मेरे सामने कंडीशन रखने की हिम्मत कर रही हो, पर उसकी स्टेप सिस्टर बोलते हैं कि कोई नहीं, हमें लास्ट टाइम सिस्टर की बात उनकी मॉम से करा देनी चाहिए, और उसकी मॉम को वीडियो कॉल करती है तो उसकी मॉम बोलती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें इन लोगों की बातों में आने की जरूरत नहीं है। उसके फादर बोलते हैं कि तुम्हें लगता है कि बिना पैसे दिए तुम अपनी मॉम को यहाँ से लेकर जा सकती हो, इसलिए चुपचाप फू हाउस जाओ। ये दोनों माँ बेटी आग लगाने लगती है। पक्का शाओ को यंग मास्टर यान ने चीट करते हुए देख लिया होगा, इसलिए अब एंगेजमेंट कैंसिल करने को तैयार हैं। उसके फादर बोलते हैं क्या तुम्हें फू फैमिली से रिचर और हायर पोजीशन वाला पर्सन मिल चुका है? उसके स्टेप मदर बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि लड़की इतनी कैपेबल है कि किसी हाईएस्ट पोजीशन वाले आदमी को डेट कर सके, पक्का किसी पुअर आदमी ने इसको फंसा लिया होगा। उसके स्टेप सिस्टर शाओ से बोलने लगती है कि आपकी गलती है और फिर भी आप यहाँ पे इतनी घमंड में खड़ी हुई हैं। शाओ बोलते हैं कि तुम लोगों ने सही कहा, मैं किसी हाईएस्ट पोजीशन वाले पर्सन के साथ हूँ, तो तीनों उसका मजाक बनाने लगते हैं। उसके स्टेप मदर बोलते हैं कि फू फैमिली से ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है,
लगता है कि तुम्हारा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा। उसकी स्टेप सिस्टर बोलने लगती है कि सिस्टर शाओ को लग रहा है कि कोई हेवन से उतरकर उनके पास आएगा जो यंग मास्टर यान से बेहतरीन होगा। जब भी शाओ के पास फूशन की कॉल आती है तो उसकी स्टेप सिस्टर मजाक बनाने लगती है कि आप दिखाना चाहती हैं कि आप फूशन को डेट कर रही हैं। अब ये ज्यादा हो गया, लगता है आप भी अपनी मॉम की तरह पागल हो चुकी हैं। तो शाओ उसे थप्पड़ मारती है और चुपचाप उससे और उसके मॉम से माफी मांगने को बोलती है। उसकी स्टेप सिस्टर उसको थप्पड़ मारने जाती है, बोलती है कि मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम्हें फूशन बचाने आते हैं या नहीं। तो उसके फादर उसे रोक लेते हैं। उसके फादर बोलते हैं कि तुम सही में मिस्टर फूशन के साथ हो। उसके स्टेप मदर बोलने लगती हैं कि ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है, मिस्टर फू को क्या यही लड़की मिली थी। वैसे ही फूशन आता है तो तीनों उसको यहाँ पर देखकर हैरान थे। फूशन बोलता है कि अब से शाओ सिर्फ मेरी है। उसके स्टेप मदर बोलने लगती है कि ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है, आपको इस पागल लड़की की बातों में आने की जरूरत नहीं है। फूशन गुस्सा करने लगता है, क्या तुम लोग नहीं चाहते कि वैन फैमिली सही सलामत रहे। तो दोनों डर के माफी मांगने लगते हैं। शाओ फूशन से कहती है कि आपको डिनर के लिए यहाँ पे रुकना चाहिए, आंट बहुत ही अच्छे सूप बनाती हैं। तो फूशन बोलता है कि जैसा तुम कहो। उसके स्टेप मदर बोलती है कि बिल्कुल, मैं खाने की तैयारी करती हूँ और अपनी डॉटर से बोलती है कि तुम मिस्टर फू का सही से ध्यान रखना। शाओ फूशन के लिए पानी लेने जाती है तो उसकी स्टेप सिस्टर जानबूझकर फूशन को सीड्यूस करने आती है और बहाने से उसके ऊपर गिर जाती है। तो फूशन धीरे से ऑडियो डिवाइस उसके ड्रेस के पॉकेट में डाल देता है। ये जल्दी शाओ आती है तो उसकी स्टेप सिस्टर मनी मन में सोच रही थी कि अब तुम देखना कि मैं मिस्टर फू को तुमसे कैसे छीनती हूँ। अब शाओ के स्टेप मदर डरी हुई थी कि अगर मिस्टर फू को पता चला कि हमने पास्ट में शाओ के साथ बहुत ही गलत बिहेव किया है तो पक्का मिस्टर फू हमें नहीं छोड़ने वाले। जल्दी ही शाओ के स्टेप सिस्टर आकर बोलती है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा कि मिस्टर फू खुद ही शाओ से ब्रेकअप कर लें। उसकी स्टेप मदर शाओ को स्पाइक सूप पिलाकर उसे किसी और आदमी के साथ फ्रेम करने को बोलती हैं। शाओ के फादर बोलते हैं कि फूशन को पता चल गया तो वह हमें जिंदा दफना देंगे। शाओ की स्टेप सिस्टर बोलती है कि मिस्टर फू को पता चलेगा तब ना। मिस्टर फू जब होश में आएंगे तो मुझे अपने साथ बिस्तर में पाकर उन्हें मुझसे शादी करनी होगी। उसकी मॉम बोलते हैं फिर हम शाओ और उसकी मॉम को इस घर से बाहर निकाल कर फेंक देंगे, फिर तो फू फैमिली का सारा पैसा हमारा होगा। तो उसके फादर भी उनके प्लान में शामिल हो जाते हैं। उसके स्टेप मदर मनी मन में सोच रही थी कि अब तुम दोनों माँ बेटी मरने के लिए तैयार रहना। बाद में सब डिनर कर रहे होते हैं तो शाओ की स्टेप सिस्टर जानबूझकर फूशन को स्पाइक सूप ट्राई करने को बोलती है। शाओ के स्टेप मदर भी नाटक करने लगती है कि सूप बचपन से शाओ की फेवरेट है और शाओ को भी सूप पीने को देती हैं। शाओ तो उन तीनों का चाल समझ रही थी, इसलिए बोलती है कि अब मैं और प्रिटेंड नहीं कर सकती। उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हारा क्या मतलब है। शाओ कहती है कि मुझे पता है कि आप लोग मुझे सूप पिलाकर किसी आदमी के साथ फ्रेम करना चाहते हैं और मेरी प्यारी स्टेप सिस्टर खुद फूशन से शादी करना चाहती है। उसकी स्टेप सिस्टर जान बनने का नाटक करती है कि तुम क्या बोले जा रही हो। तो शाओ उसके पॉकेट से ऑडियो डिवाइस निकालकर प्ले कर देती है कि कैसे तीनों उनके अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे। तो ये सुनकर तीनों हैरान थे। उसके स्टेप मदर बोलती है कि झूठ है। शाओ बोलती है कि मैंने और फूशन ने आप लोगों को एक्सपोज करने का ऑलरेडी प्लान बना लिया था। रही बात मेरी मॉम की तो हमने पहले ही उनको रेस्क्यू करके उनको सेफ प्लेस पर भेज दिया है। पता चलता है कि फूशन ने वीडियो की हेल्प से उसकी मॉम के लोकेशन का पता लगा लिया था। शाओ के फादर बोलते हैं कि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। शाओ बोलती है कि जल्दी पुलिस आने वाली है, इसलिए आप लोग नहीं बचने वाले। और फाइनली शाओ ने वैन फैमिली से अपना रिवेंज ले लिया था और तीनों अब जेल के अंदर थे। फूशन बोलता है तुम क्या सोच रही हो। शाओ कहती है कि फाइनली अब सब कुछ खत्म हो गया और उसे किस करने को बोलती है तो फूशन उसे किस करने लगता है। उसके साथ इंटीमेट होने जाता है तो शाओ अपना मार्क छुपाने लगती है। गोली लगने की वजह से निशान बन चुका था तो फूशन को देखने से मना करती है कि बहुत ही गंदा दिख रहा है, पर फूशन उल्टा उस निशान पे किस करके बोलता है कि अब ये खूबसूरत बन चुका है। शाओ कहती है कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आप शुरू से मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हैं, जबकि आपको पता है कि सभी लोग मेरे बारे में कितना उल्टा बोलते हैं। फूशन बोलता है पर तुम बिल्कुल भी वैसे नहीं हो। फूशन को पता है कि शाओ कितनी साफ दिल की है। उस टाइम वो खुद मुसीबत में थी और फिर भी उसने उसकी जान बचाई। इसलिए शाओ से बोलता है कि तुम पहली लड़की हो जिसने बिना अपनी सेफ्टी के बारे में सोचे मेरी जान बचाई। शाओ तो कंफ्यूज थी कि फूशन कब की बात कर रहे हैं, कहीं उस दिन की तो नहीं जब मैंने फूशन को गोली लगने से बचाया था। पर वे तो बस मेरे प्लान का एक पार्ट था। मैं तो बस शुरू से उनको धोखा देते हुए आ रही थी। मैंने जानबूझकर फूशन को अप्रोच किया ताकि अपनी मॉम को बचाने के लिए उनका इस्तेमाल कर सकूं। क्या इन कारणों से फूशन मुझसे प्यार करते हैं? अगर एक दिन उनको सच पता चल गया तो क्या जब भी वे मुझसे प्यार करने को तैयार होंगे, क्योंकि मैं तो उनसे बहुत ही प्यार करती हूँ। बाद में शाओ की नींद खुलती है तो उसे पता चलता है कि सुबह सुबह फूशन अपनी कंपनी चला गया, पर उसके लिए एक फाइल छोड़कर गया था। तो शाओ देखती है कि ये शेयर्स ट्रांसफर के एग्रीमेंट है। ऊपर से लास्ट में फूशन का एक मैसेज होता है। फूशन ने लिखा होता है कि कांग्रेचुलेशन, अब तुम वैन फैमिली के कंट्रोल से बच चुकी हो। अब वैन फैमिली और मेरे शेयर्स बस तुम्हारे हैं।
मैं चाहता हूँ कि अब तुम्हें किसी पे भी ढिलाई होने की जरूरत नहीं है, बस तुम खुद अपने कॉन्फिडेंस के साथ इस दुनिया का डट के सामना करो। तो ये पढ़कर शाओ और ज्यादा गिल्ट में चली जाती है कि अब उसे फूशन को सारा सच बताना ही होगा। बेशक वह उससे नफरत करने लगे, इसलिए जल्दबाजी में फूशन से मिलने उसकी कंपनी आती है। तो पता चलता है कि यान भी फूशन से मिलने आया था, पर फूशन उससे मिलने को तैयार नहीं था। दोनों बाहर बात करने आते हैं तो यान बताता है कि अंकल ने उसके साथ सारे कॉर्पोरेशन कैंसिल कर दिए हैं। अब कोई भी इन्वेस्टर उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। शायद जल्दी मुझसे मेरी कंपनी और घर सब कुछ छीनने वाला है। शाह बोलती है, तो तुम मुझसे ये सारी बातें करने के लिए यहाँ लाए हो? यान बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ। जब तुम मेरे साथ थे तो मैं बहुत ही हैप्पी था। क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? तो शाह बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं। यान कहता है कि मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे ए जॉन में पे सकूल ए यो đôi khi cô bắt đây बता कावड़िया का तो क्यों कावड़िया बदी हैं क्या कर मैं कितनी बजे आवे सा ये पता का या का कांची हां अच्छा आगे दे मैं फोन करे ना दो पता नहीं हाँ क्या भाई Good, so nice one. It's all right. क्या कहते हैं जब ले उसी पता क्या है फोन करते पहुंच जा यहाँ क्या कर फोन सुनना चाह तो मेरी चाहिए हाँ जेता करने चाहता हूँ मैं पे जो ना मैं कावड़िया फल तो पीते
थोड़ा गोदा खीर के नहीं खीर देते नहीं बे पापे रे वीडियो बे पापे रे वी दे पापे दे पैसे हैं वी दे पापे दे पैसे हां रोटी खाई हां चाबी थी हां मैं दे रस तो टाइम है क्या 7 दिन अपन 8 हो गए आज होते हैं हम 2 मिनट आवाना हमारा भाई वीडियो लाइसा नेट पे देखो कोई शुरू भी है सर्दी खत्म थी गई है कोई जावला औरतें आ ज्यादा या कड़ी औरतें आ सुना स्कूल दे पर इंटरव्यू दे गई मुसीबत है पहले खोलो जा तो मुसीबत चल बजे हां हुन है हैं चौकी नहीं कहीं उनमें थोड़ी बहुती थोड़ी ए स्कूल को डर दे वदन ए भाई यक्का कूड़ है ए भाई कूड़ मेरे ना खेले कहना सही है ए चार कूड़ मेरे ना खेले ए हुन स्कूल को खड़े डर जाए आज स्कूल खोल गए 19 तारीख को पहला महीना 2026 सर्दी ने छुट्टियां मोग गए हुन ए वदन लुक दे क्या ना क्या आदन छुट्टियां हो गए ना ये खीर तो यहाँ खीर पानी करने लगा हाँ यहाँ खीर पानी करने लगा बस से कार साकू तो दिखा जरा गुड़ टोपी खानी दे रहे जरा ही साकू भेजे जी तो वाला करे थी काम आने की हाँ निर्जला तो रक्षा आया कहीं हैं आवे थी वो भी बैगन टप गई है जरी चांदी बन जाएगा निसे को हाईएस हाँ ये टाइम है आ जा ये आते ओ जरा टाप दे तो पैसा राजा को आसरा लाएगे जे टप गई है उधर दे इधे मिसे में चावल गई है हां हो राजा को ओ हाय सुहानी आ गई है
मिसियाली टप गई चमन मैं कहीं नहीं हाली कहीं नहीं लगा छुट्टी है मैं काली वाला कश्ती में पै गई है बदलना पै गई है भला है दूध थे वो तो मेरी पैसे दूध डब्बा मिसियाला देती यार मैं झले समझ तू ए उठ दे शौकीन अंदर पेन वे देगी नो ए उठ देखना था पेन वे स्पेशल ए स्पेशल उठ देखना अंदर पेन वे उठी था बैठे जा भामे इन्ने को डर गया क्या ए ही को देखना अंदर पे उठ ओ जला रक्षा अंदा पे भाई हाली कन कार भेजिए उस्ताद सरवर वाह भाई वाह सुना वा गोदा क्या बना तारे उठे ना उड़ने दा यके ए बतवाड़ा खोखने दा गया ना पीर पाँच दा जीत गए आधे नो जीत गए थे हैं ना भी उठ को तुम्हारा ना प्यार बीची पकड़ ली थी हम जाने अच्छा ये हमारा हालांकि जीत गए जेरे नाल आनो आदन जीत गए थे तू आदि हार गए हाली जीत गए चारे आ ये और तो जो थे खड़ी मैं तेरी दुकान शायद दी दुकान खत्म થઈ ગઈ મને सी ओ तई ये हा बंदा जरा हूं आके ई मखाले जीत गए भिड़े हा था अच्छा ये तो जो छोड़े ने नहीं वे लपे भिड़े आ ए थई ये जा पकड़ ये बराना पे को उठ आया वाला परला उठते रड़ना वो भाग गयो इते बात जी बस कुश्ती कार तक कर जीता सारे हार गए बढ़िया खा दी फिर उतर का दी तो किधर जा तू आ हां वो हां डतवा ओए ओए चोका लीटर हाँ मैं ज्यादा लाम अच्छा मैं लेना इंदा फोन किते से आवे आते ना आवे नहीं रहा हाँ क्या कैसे आके ना आवे मेरे इंदा आवे तो वाला फाड़ा क्या हाँ ये सारा किया सारा तो मजी वाला चलो ठीक है हम वीडियो को एंड करें दे